हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता अभिमन्यु के साथ उस 7 स्टार होटल के अंदर गई। वो अभी भी काफी डरी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखा। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, राजकुमारी इप्शिता, आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? क्या आप हमारे साथ सहज नहीं हैं? इप्शिता ने अभिमन्यु की बात सुनते ही सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप मिस्टर अभिमन्यु? हम भला आपके साथ सहज क्यों नहीं होंगे? आपके साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कहते कहते इप्शिता चुप हो गई। अभिमन्यु ने उसकी बात सुनते ही हल्का सा मुस्कुरा दिया। होटल पहुंचते ही होटल का मैनेजर अभिमन्यु को एक लड़की के साथ आते देखकर भागता हुआ उसके पास गया और सिर झुकाते हुए बोला, गुड आफ्टरनून कुंवर साहब, आपका कमरा तैयार है, कृपया मेरे साथ चलिए। अभिमन्यु ने इप्शिता का हाथ अभी भी पकड़ रखा था। मैनेजर इप्शिता और अभिमन्यु को हाथ पकड़े देखकर उन्हें अजीब तरह से देखने लगा, लेकिन अभिमन्यु के डर से उसकी कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वह अभिमन्यु हो उस प्राइवेट कमरे में ले गया। वहां सब कुछ बड़े ही सलीके से राजघराने जैसी सजावट से सजा हुआ था। अभिमन्यु इप्शिता के साथ कमरे में गया और उसने इप्शिता का हाथ छोड़ा। उसने एक कुर्सी को धीरे से खींचा और इप्शिता को उस पर बिठा दिया। इप्शिता हल्का सा मुस्कुराई और कुर्सी पर बैठ गई। अभिमन्यु ने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, 2 ऑरेंज जूस ले आइए जब तक हम खाना ऑर्डर करते हैं। इप्शिता बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह मैनेजर इप्शिता की तरफ ही देख रहा था। अभिमन्यु ने ये देखते ही तेज आवाज में कहा, हमने कुछ कहा है, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? मैनेजर ने सिर हिलाते हुए कहा, 2 ऑरेंज जूस, एनीथिंग एल्स मैडम, और कुछ लेंगी? अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा, अभी बस इतना ही। अभिमन्यु के गुस्से से वह मैनेजर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक वेटर 2 ऑरेंज जूस टेबल पर रखकर चला गया। अभिमन्यु ने इप्शिता के सामने एक जूस का ग्लास रखा और दूसरा जूस उठाकर एक घूंट लिया। फिर उसे नीचे रखते हुए कहा, इप्शिता, क्या खाएंगी आप? ऑर्डर करिए। इप्शिता ने बहुत औपचारिक होते हुए कहा, हम कुछ भी खा लेंगे, आपको जो ऑर्डर करना है कर दीजिए। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, आप हमारी मर्जी का क्यों खाएंगी? आप जब यहाँ आई हैं तो आपका ऑर्डर करना तो बनता ही है। लीजिए, मेन्यू कार्ड देखिए और जो भी पसंद आए ऑर्डर कर दीजिए। अभिमन्यु के इतना कहने पर इप्शिता ने मेन्यू कार्ड हाथ में ले लिया। तभी अभिमन्यु ने भी मेन्यू कार्ड उठाया और पूछा, इटालियन खाना पसंद है आपको या चाइनीज? इप्शिता ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें सबसे अच्छा तो इंडियन फूड ही लगता है, बस चाइनीज और इटालियन यूं ही थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अभिमन्यु ने इप्शिता की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। इप्शिता ने अभिमन्यु को इस तरह घूरते देखकर पूछा, क्या बात है, आप मुझे ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं? अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो आजकल बहुत कम लड़कियों को इंडियन फूड पसंद होता है, इसलिए मुझे आपकी बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और दोबारा मेन्यू कार्ड में देखने लगी। इप्शिता को मुस्कुराते देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो दोनों मेन्यू कार्ड देख रहे थे। तभी इप्शिता और अभिमन्यु दोनों ने एक साथ कहा, मलाई कोफ्ता कैसा रहेगा? उन दोनों के एक साथ बोलने पर दोनों एक पल के लिए चुप हो गए और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने एक ही डिश चुनी है। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देखकर हंसते हुए बोली, आपको मलाई कोफ्ता पसंद है? अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पसंद है, और यहाँ का मलाई कोफ्ता सच में बहुत अच्छा होता है। इप्शिता ने मेन्यू कार्ड बंद करते हुए कहा, तो ठीक है, फिर हम आज यही ट्राई करेंगे। अभिमन्यु ने पास में रखी बेल दबाई और एक वेटर उनका ऑर्डर लेने आया। अभिमन्यु ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, मलाई कोफ्ता, वेजिटेबल फ्राइड राइस और आपका स्पेशल रसमलाई डेजर्ट। वह वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, सच बताएं मिस्टर अभिमन्यु, जब हम आपसे पहली बार मिले थे तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि आप इतने अच्छे इंसान होंगे। अभिमन्यु ने इप्शिता की बात सुनकर भौहें चढ़ाते हुए कहा, अच्छा, तो फिर हम कैसे इंसान लगे थे आपको? रूड, बोरिंग? इप्शिता ने सिर हिलाया। अभिमन्यु उसे चुपचाप देखने लगा। इप्शिता ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था।
अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, लीव इट। कभी कभी हम अच्छे मूड में नहीं होते हैं और छोटी सी गलतफहमी से हम अच्छे इंसान को भी गलत समझ लेते हैं। इप्शिता ने हामी भरी। तभी अभिमन्यु का फोन बजा। अभिमन्यु ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो, हम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ हैं। हमारी मीटिंग कल के लिए शिफ्ट कर दीजिए। नहीं, अभी हम नहीं आ सकते। अभिमन्यु फोन पर बात कर रहा था। इप्शिता ने देखा कि अभिमन्यु उसकी वजह से अपनी मीटिंग कैंसिल कर रहा है तो उसका मुंह फीका पड़ गया। उसने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। अभिमन्यु ने कॉल डिस्कनेक्ट की और फोन साइड में रखते हुए कहा, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हो गईं? इप्शिता ने धीमी आवाज में कहा, आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपको अपनी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। हमने बेवजह आपको परेशान कर दिया। हमारी गलती थी, एक्सीडेंट हमसे हुआ था और आप उसकी वजह से। इप्शिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने इप्शिता के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही इप्शिता ने अभिमन्यु के हाथ को अपने हाथ पर महसूस किया, उसने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। अभिमन्यु ने उसे समझाते हुए कहा, मीटिंग तो रोज होती है और आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि हम आपकी वजह से परेशान हो गए? बिल्कुल नहीं। और हाँ इप्शिता, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा, बल्कि आप हमसे वादा करिए कि आप कभी भी ऐसी किसी मुसीबत में होंगी तो सबसे पहले हमें फोन करेंगी, क्योंकि अब आप हमारी जिम्मेदारी हैं। हमारी आपसे सगाई हो चुकी है और हम आपके मंगेतर हैं। अगर इन सारी समस्याओं में हम आपका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? अभिमन्यु इप्शिता को समझा रहा था। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। तभी अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, चलिए, वादा करिए, ऐसी कोई भी समस्या हो या किसी भी तरह की परेशानी हो या कोई बात आपको परेशान कर रही हो, आप उसे लेकर हमसे बात कर सकती हैं और किसी भी समय हमें कॉल कर सकती हैं। हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध है, चाहे दिन हो या रात। इप्शिता ने अभिमन्यु की बात सुनते ही सिर हिलाया और अभिमन्यु के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, थैंक यू सो मच। इप्शिता अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ से हटाने ही जा रही थी कि अभिमन्यु ने उसका हाथ कस कर पकड़ते हुए कहा, आप हमें बार बार थैंक यू बोलना बंद करिए। हम आपके होने वाले पति हैं और कोई भी पत्नी अपने पति को इस तरह बार बार थैंक यू नहीं बोलती। अभिमन्यु इतना बोलकर मुस्कुरा दिया। इप्शिता की धड़कनें तेज हो गई थीं, क्योंकि जिस तरह से अभिमन्यु ने ये बातें कहीं उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। उसने ये पति पत्नी वाली बात तो अब तक अपने दिमाग में भी नहीं सोची थी, जो अभी अभी अभिमन्यु ने इतनी आराम से उससे कह दी। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ से हटाने ही जा रही थी कि अभिमन्यु ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, आप हमें बार बार थैंक यू बोलना बंद करिए। हम आपके होने वाले पति हैं और कोई भी पत्नी अपने पति को इस तरह बार बार थैंक यू नहीं बोलती। अभिमन्यु इतना बोलकर मुस्कुरा दिया। इप्शिता की धड़कनें काफी तेज हो गई थीं। अभिमन्यु के शब्दों से इप्शिता को थोड़ी शर्म आ रही थी। उसने ये पति पत्नी वाली बात अब तक अपने दिमाग में भी नहीं सोची थी, जो अभिमन्यु ने इतनी आराम से कह दी। इप्शिता ने अपनी पलकें झुका लीं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो अभिमन्यु से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अभिमन्यु ने उसकी कलाई से अपनी पकड़ ढीली कर दी और इप्शिता ने भी धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। इप्शिता कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए अभिमन्यु ने बात शुरू करते हुए कहा, इप्शिता, आपको एक बात पता है? अभिमन्यु की बात सुनकर इप्शिता ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, क्या? अभिमन्यु ने इप्शिता की आंखों में देखते हुए कहा, जब आप हंसती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। उस दिन सगाई में भी हम आपको ये बात नहीं बोल पाए, लेकिन उस दिन भी आप बहुत खूबसूरत लग रही थीं। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और उसने अपने मन में कहा, हैंडसम तो मिस्टर अभिमन्यु भी बहुत लग रहे थे, तो क्या मुझे भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए? इप्शिता अपने मन में ये बात सोच रही थी। ये सोचते हुए उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और वो कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और 2 वेटर अंदर आए, एक ट्रॉली लेकर जो खाने के बर्तनों से भरी हुई थी। उन्होंने एक-एक कर वो सारा खाना टेबल पर रखा और चुपचाप चले गए। कुछ देर बाद अभिमन्यु और इप्शिता दोनों आराम से लंच कर रहे थे। इप्शिता बीच बीच में अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर में उन दोनों का लंच खत्म हो गया। इप्शिता ने अपना मुंह नैपकिन से पोंछते हुए कहा, यहाँ का खाना तो सच में बहुत अच्छा है। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया।
इप्शिता बोली, वैसे लंच पर तो हम आपको ले जाने वाले थे, लेकिन आप ही हमें यहाँ ले आए। अभिमन्यु ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहा, तो क्या हुआ, एक ही बात है, आप हमें लंच पर ले जाएं या हम आपको, जाएंगे तो हम दोनों साथ ही। इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, एक ही बात नहीं है, अगर हमें कभी मौका मिला तो हम आपको अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, वाई नॉट, इसी बहाने आपसे दोबारा मिलने का मौका मिल जाएगा। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी अभिमन्यु का फोन बजा। अभिमन्यु ने फोन की स्क्रीन देखी और इप्शिता से कहा, एक्सक्यूज मी। इप्शिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु ने कॉल पिकअप करते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ। फोन के दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई और अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। इप्शिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो आप जा सकते हैं मिस्टर अभिमन्यु, वैसे भी हमें अभी यहाँ से नंदिनी को लेने जाना है और उसके बाद हम घर पहुँचेंगे तो काफी देर हो जाएगी। अभिमन्यु इप्शिता के माथे की शिकन देखकर मुस्कुराते हुए बोला, रिलैक्स, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको इप्शिता। अभिमन्यु की बात सुनकर इप्शिता हैरानी से बोली, क्यों। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, जवाब अभी आपको मिल जाएगा। इप्शिता को अभिमन्यु की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या बोल रहे हैं आप, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अभिमन्यु इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और नंदिनी इप्शिता का नाम लेते हुए बोली, ईशू। नंदिनी की आवाज सुनकर इप्शिता उठकर खड़ी हो गई। नंदिनी भागते हुए उसके पास आई और बोली, तू ठीक तो है ना, तुझे एक्सीडेंट में कहीं चोट तो नहीं आई ना। इप्शिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, डोंट वरी, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई। इससे पहले कि नंदिनी इप्शिता की बात का जवाब दे पाती, अभिमन्यु बोला, हमने बुलाया है मिस नंदिनी को यहाँ पर। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी नंदिनी अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, थैंक्स जीजू, मेरी दोस्त को इतनी बड़ी समस्या से निकालने के लिए। वैसे एक तरह से देखा जाए तो सब लोग बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, जोड़ियन ऊपर वाला बनाकर भेजता है। ये मेरी बेस्टी है ना, ये सबसे बड़ी ट्रबल मेकर है, और मेरे जीजू ट्रबल सॉल्व करने वाले, क्या खूब जमेगी आप दोनों की। इप्शिता थोड़ा शर्माते हुए अभिमन्यु की तरफ देखी। वो नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। इप्शिता ने नंदिनी को घूरते हुए कहा, थैंक यू सो मच नंदिनी, हमारी इतनी तारीफ करने के लिए। नंदिनी हंसने लगी और उसने अभिमन्यु के बगल में जाकर खड़े होते हुए कहा, वैसे जीजू आप सच में बहुत हैंडसम हो। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। और नंदिनी, आप कुछ खाएंगी, हम आपके लिए कुछ ऑर्डर करें। नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जीजू, मुझे तो कुछ नहीं खाना, मेरा पेट पूरा भरा है, बस आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, इफ़ यू डोंट माइंड। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको हमसे। इप्शिका ने जैसे ही नंदिनी के मुंह से ये बात सुनी, इप्शिता का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपने मन में कहा, पता नहीं ये पागल लड़की क्या पूछने वाली है मिस्टर अभिमन्यु से। इप्शिता नंदिनी को घूरते हुए देख रही थी। तभी नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, जीजू आपका कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है क्या, मैं एडजस्ट कर लूंगी, मुझे भी अपनी लाइफ सेट करनी है। इप्शिता ने जैसे ही नंदिनी के मुंह से ये बात सुनी, उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसे गुस्से से घूरकर अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में उसके कान में बोली, नंदिनी कैन यू प्लीज शट अप, अब अगर तुमने इस तरह की एक और बात की तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। नंदिनी इप्शिता की बात सुनकर मुंह बनाने लगी और इप्शिता ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर नंदिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, आई एम सॉरी, हमारा कोई छोटा बड़ा भाई नहीं है। हाँ, हमसे छोटी 3 बहनें जरूर हैं, एक हमारी बहन और 2 हमारे चाचा की बेटियां। नंदिनी इप्शिता की बात कहाँ सुनने वाली थी। उसने फिर से एक सवाल पूछा, ओह सो सैड, लेकिन जीजू आपका कोई दोस्त भी नहीं है क्या जो ऐसे ही आपकी तरह राजघराने से हो। अभिमन्यु नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर इप्शिता को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। इसलिए उसने नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। फिर इप्शिता ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ नंदिनी की तरफ से सफाई देते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर अभिमन्यु, ये लड़की पूरी पागल है, आप प्लीज़ इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये इसी तरह की बातें करती है, इसकी तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, इप्शिता इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मिस नंदिनी बहुत क्यूट हैं। जैसे ही नंदिनी ने ये बात सुनी, वो इप्शिता से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तू चुप करेगी, मैं जीजू से बात कर रही हूँ, तुम हम दोनों के बीच में मत बोल, है ना जीजू।
अभिमन्यु ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब इप्शिता और कुछ नहीं बोल पाई। तभी नंदिनी ने कहा, मैं क्यूट तो हूँ और थोड़ी सी हॉट भी हूँ। अगर आपका कोई दोस्त मुझ में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताइएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकती हूँ। इप्शिता ने अपना सिर पीटते हुए कहा, पता नहीं ये लड़की और क्या क्या बोलने वाली है। इप्शिता ने नंदिनी को लगभग डांटते हुए कहा, नंदिनी चुप करो, पागल हो गई हो क्या तुम? जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है तुम वो बोल रही हो। अभिमन्यु ने इप्शिता की तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं, और वैसे भी जो बातें दिल में आए उन्हें बोल देना चाहिए। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी भावनाएं कभी व्यक्त नहीं कर पाते। वे अपनी बात कभी सामने वाले को नहीं बता पाते और मन ही मन में बेचैन रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। अभिमन्यु के ये गहरे विचार सुनकर नंदिनी और इप्शिता दोनों ही बिल्कुल चुप हो गईं। अभिमन्यु भी ये बात बोलकर बिल्कुल चुप हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अपने किसी ख्याल में खो गया हो, या फिर किसी बात को सोचकर ये सब बोल रहा हो। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 28 अभिमन्यु को इस तरह अपने ख्यालों में खोता देखकर इप्शिता की नज़रें अभिमन्यु के चेहरे पर ही टिक गई थीं। उन दोनों को ऐसे चुप होते देखकर नंदिनी ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, हे गाइस, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? जीजू, क्या सोचने लगे आप? नंदिनी की आवाज सुनते ही मानो अभिमन्यु अपनी नींद से जागा और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। चलिए, शाम होने वाली है, हम आप दोनों को घर ड्रॉप कर देते हैं। नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो आगे चलने लगी। इप्शिता ने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं मिस्टर अभिमन्यु, आपको हमें ड्रॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। अभिमन्यु ने इप्शिता की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, नो प्रॉब्लम राजकुमारी इप्शिता, आइए चलिए हमारे साथ। और वैसे भी आपकी कार पहले ही आपके घर पहुंच गई है। इप्शिता ने जैसे ही ये बात सुनी उसने हैरानी से कहा, क्या? अभिमन्यु ने उस होटल से बाहर निकलते हुए कहा, जी हाँ, हमने ड्राइवर को पहले ही बोल दिया था। वो आपकी कार पर आए डेंट को ठीक कराकर आपकी कार आपके घर पहुंचा देगा। आप चलिए। नंदिनी ने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ जीजू चलिए, और इसे तो आदत है, फालतू के क्वेश्चन जरूर पूछती है। इप्शिता एक टक अभिमन्यु की ओर हैरानी से देख रही थी। उसने नंदिनी की बात सुनकर उसकी ओर देखा। तब तक नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अभिमन्यु के पीछे पीछे ले आने लगी। अभिमन्यु कार का गेट खोलकर इप्शिता की ओर देखने लगा। नंदिनी ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, ओके, तो मैं आगे बैठ जाती हूँ, आप दोनों पीछे बैठिए। इतना बोलकर नंदिनी ने इप्शिता का हाथ छोड़ा और खुद ड्राइवर के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। नंदिनी को इतनी जल्दी कार के अंदर बैठे देखकर इप्शिता और अभिमन्यु को भी एक साथ कार की बैक सीट पर बैठना पड़ा। इप्शिता इनडायरेक्टली बार बार अभिमन्यु की ओर ही देख रही थी, लेकिन अभिमन्यु काफी सीरियस होकर अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल फोन की ओर ही देख रहा था। और पूरे रास्ते उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। और उन दोनों के इस तरह चुप रहने पर नंदिनी ने तो अपना सिर ही पीट लिया। नंदिनी अपने मन में बोली, क्या बेवकूफ दोस्त है मेरी, ऐसे चुप बैठी है जीजू के साथ जैसे कि उन्हें जानती तक नहीं। ऐसी खामोशी देखने के लिए तो एक साथ नहीं बिठाया मैंने इन दोनों बेवकूफों को। अपने मन में ये सब बोलते हुए नंदिनी का भी मुंह बन गया, लेकिन वो भला इसमें क्या ही कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वो तीनों सूर्यवंशी हवेली पहुंच गए। इप्शिता जल्दी से कार से बाहर निकली और उसने अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच आज हमारी इतनी हेल्प करने के लिए। अभिमन्यु ने इप्शिता की ओर देखकर कहा, इप्शिता, हमने आपसे पहले भी कहा था, आपको हमें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट आगे से प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो अंदर चली गई। इप्शिता नंदिनी के साथ हवेली के अंदर आ ही रही थी कि तभी नंदिनी ने इप्शिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार जीजू तो सच में कमाल के हैं, उन्होंने कितनी आसानी से इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है ना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर कुंवर उनका नाम यूं ही नहीं पड़ा। इप्शिता, यू आर सो लकी। इप्शिता ने डांटते हुए कहा, जस्ट शट अप, क्या लकी, हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए और तुम बेकार में ही ये सारी बातें हमसे मत बोला करो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इप्शिता इतना बोलते हुए अंदर आई और उसने देखा कि उसके मम्मी पापा और भाई तीनों लिविंग एरिया पर बैठे थे और सबके चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन था। नंदिनी ने जैसे ही सबको देखा उसने इप्शिता के कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा,
यार, तुम्हारे मम्मी पापा को क्या हुआ? इतने ज्यादा सीरियस मूड में क्यों लग रहे हैं? कहीं उन्हें तेरे एक्सीडेंट की बात पता तो नहीं चल गई? इप्शिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने नंदिनी को घूरते हुए कहा, अगर नहीं भी पता चली होगी तो मुझे ऐसा जरूर लग रहा है कि तुम उन्हें चिल्ला चिल्ला कर ये बात बता दोगी। नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाया और इप्शिता ने उसे घूरकर देखते हुए चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, प्लीज चुप रहना, कुछ भी मत बोलना। नंदिनी ने तुरंत इप्शिता की बात मानकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और वहीं अपनी जगह पर रुक गई। लेकिन इप्शिता धीरे धीरे अंदर की ओर आई और अपने मम्मी पापा के सामने खड़े होते हुए बोली, मम्मी पापा, व्हाट हैपेंड? आप लोग इतने ज्यादा सीरियस क्यों लग रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? इप्शिता की मम्मी इप्शिता के पापा की ओर देखने लगी। तभी इप्शिता के पापा अपनी जगह पर उठकर खड़े हुए और उन्होंने इप्शिता को घूरते हुए कहा, कहाँ गई थी आप अकेले? इप्शिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने नंदिनी की ओर देखा। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इप्शिता के पापा उसके सामने आकर खड़े हुए और उन्होंने इप्शिता को घूरते हुए कहा, हमने आपके लिए संजय को क्यों रखा है? ताकि आप सेफ रह सके और किसी प्रॉब्लम में न फंसें, राइट? इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस पापा। इप्शिता के पापा ने उस पर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तो फिर आज तुम बगैर संजय को लिए घर से बाहर क्यों निकली? इप्शिता घबराते हुए बोली, वो डैड, एक्चुअली। इप्शिता के डैड ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, बेटा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि आप पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए। इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, अगली बार आप घर से बाहर अकेली नहीं जाएगी। आपके साथ आपका बॉडीगार्ड संजय या फिर ड्राइवर साथ में जरूर होगा। आप हमारी बात समझ रही हैं ना? इप्शिता के पापा का अचानक से इस तरह से सॉफ्ट होना इप्शिता को समझ नहीं आया और उसने अपने मन में कहा, ये पापा को अचानक क्या हो गया? वो अभी तो इतने गुस्से में थे और अब इतनी शांति से कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? नंदिनी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। तभी इप्शिता के डैड ने दोनों की ओर देखते हुए कहा, इप्शिता, आई होप आप हमारी बात समझ गई होगी। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और इप्शिता के पापा ने कहा, जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए। इप्शिता ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और चुपचाप अपने रूम की ओर चली गई। इप्शिता को जाते देखकर इप्शिता के पापा ने अपनी पत्नी सुहासिनी जी की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। जैसे ही इप्शिता नंदिनी के साथ अपने रूम में पहुंची तो इप्शिता ने जल्दी से रूम अंदर से बंद किया और बेड पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। कमरे के अंदर आते ही नंदिनी ने कहा, यार बाय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम्हारे डैड ने तुम पर गुस्सा नहीं किया। वो इतनी शांति से तुम्हें बात कैसे समझा रहे थे? इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए बोली, हाँ वही तो हम भी सोच रहे हैं कि अचानक से पापा को क्या हो गया। वो हमें डांटते डांटते इतने सॉफ्ट कैसे पड़ गए और क्या उन्हें हमारे एक्सीडेंट वाली बात पता चल गई होगी? नंदिनी की बात सुनकर इप्शिता कुछ सोच में पड़ गई। नंदिनी ने अपने कपड़े निकालते हुए कहा, वैसे आज का दिन काफी ज्यादा टायरिंग था, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इप्शिता ने नंदिनी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। नंदिनी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। इप्शिता ने अपने मन में कहा, मिस्टर अभिमन्यु सच में एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता है कि किसी ने उन्हें धोखा दिया। उस लड़की ने भला ऐसा क्यों किया होगा? अगली सुबह अभिमन्यु अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था और उसने अपनी असिस्टेंट को बुलाया और आज के शेड्यूल के बारे में बात करने लगा। सारी चीजें क्लियर करने के बाद अभिमन्यु लैपटॉप में अपनी कुछ डील्स चेक कर रहा था। अभिमन्यु की असिस्टेंट केबिन से बाहर जाने लगी और दरवाजा खोलते ही सामने एक लड़का खड़ा था। उसने अभिमन्यु की असिस्टेंट को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। उस लड़के के मुंह से ये बात सुनकर सामने खड़े उस लड़के ने कहा, ओ कम ऑन, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, मुझे सर बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी जैसी इतनी ब्यूटीफुल गर्ल अगर मुझे सर बोलेगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नाम लिया करो मेरा तुम, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उस आदमी की बात सुनकर अभिमन्यु की असिस्टेंट मुस्कुराकर वहां से चली गई। बाहर से अभिमन्यु के केबिन का दरवाजा खुला और एक बड़ा ही हैंडसम लड़का केबिन के अंदर आया। वो दिखने में अभिमन्यु की उम्र का ही लग रहा था और वो बिना नॉक किए ही केबिन के अंदर आ गया। क्रमशः क्या लगता है आप लोगों को, इप्शिता के पापा ने जिस तरह से पहले उस पर गुस्सा किया था, क्या उन्हें एक्सीडेंट वाली बात पता चल गई है या फिर वो बस उसके अकेले बाहर जाने की वजह से गुस्सा थे? क्या लगता है आप लोगों को, अगर उन्हें पता चलेगा एक्सीडेंट के बारे में तो कैसे पता चलेगा और तब क्या होगा उनका रिएक्शन? और कौन है ये न्यू एंट्री? क्या लगता है आप लोगों को? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए।
अपने केबिन का दरवाजा बाहर से खुलता देख अभिमन्यु ने नजर उठाई। उसे उसका ही हमउम्र पर उससे थोड़ा छोटा कद का बेहद हैंडसम लड़का अंदर आता दिखा। उस लड़के के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। उसकी तीखी जबड़े की लाइन और गहरे भूरे आंखों पर महंगे सनग्लासेस लगे थे। उसने ब्रांडेड जूते और कपड़ों के ऊपर गहरे नीले रंग की डेनिम पहनी हुई थी। वो लड़का बिल्कुल भी औपचारिकता नहीं निभा रहा था। केबिन में आकर वो सीधे अभिमन्यु के सामने खड़ा हुआ और बोला, क्या बात है, हमारे कुंवर आजकल कुछ ज्यादा ही फास्ट एंड फ्यूरियस हो गए हैं। ये आवाज सुन अभिमन्यु ने नजर उठाई और जवाब दिया, समर्थ, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? एंड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अभिमन्यु उसे देखकर बहुत खुश हो गया। समर्थ ने ताना मारते हुए कहा, कुंवर तो आजकल अपने शेड्यूल में ही बिजी रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उन्हें कुछ सरप्राइज दे दूं। वैसे मुझे तुमसे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे कोई सरप्राइज दोगे, लेकिन तुमने मुझे काफी बड़ा सरप्राइज दिया, जिसे सुनकर मैं बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया। क्या कहना चाहते हो? अभिमन्यु ने समर्थ को घूरते हुए कहा। समर्थ सामने वाली कुर्सी पर आराम से बैठ गया और बोला, कुंवर, आपने तो सगाई कर ली और हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा। ये बात सुनते ही अभिमन्यु बोला, अच्छा, तो इसीलिए तुम यहाँ पर हमें ताना मारने आए हो? समर्थ ने नजरें फेरते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही मान लो, लेकिन अभी मैं तुझसे सच में बहुत नाराज हूँ। तुमने एंगेजमेंट कर ली और मुझे कानों कान खबर नहीं होने दी। अभिमन्यु ने कहा, अरे हम तुम्हें पूरी बात बताते हैं। एक्चुअली माँ ने इतनी जल्दी ये एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी और सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हमने किसी को कुछ नहीं बताया। और समर्थ, तुम प्लीज इतनी छोटी सी बात के लिए हमसे नाराज मत हो। समर्थ ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, कितनी भी जल्दबाजी में क्यों ना हो, तुम मुझे एक फोन कॉल कर सकते थे ना? लेकिन नहीं, तुमने कॉल करना जरूरी ही नहीं समझा, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी बात है ना, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट होना। अभिमन्यु ने समझाते हुए कहा, समर्थ, तुम अभी हमारी बात नहीं समझ रहे हो। असल में ये सब कुछ माँ ने अरेंज किया है। समर्थ ने कहा, ठीक है, अब तुम्हें और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। चलो मुझे मेरी होने वाली भाभी की तस्वीर दिखाओ। अभिमन्यु कुछ सोचने लगा। अभिमन्यु को सोच में डूबे देख समर्थ ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई और कहा, क्या बात है, कहाँ खो गए तुम? मुझे मेरी होने वाली भाभी की फोटो भी नहीं दिखाओगे क्या? अच्छा, अब अपने बेस्ट फ्रेंड पर भी भरोसा नहीं रह गया क्या? ये बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, अरे नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं भला तुम पर भरोसा क्यों नहीं करूंगा? रुक जाओ, 1 मिनट, दिखाता हूँ। इतना बोलकर अभिमन्यु अपने फोन में कुछ करने लगा। उसके पास एंगेजमेंट की एक फोटो थी जो अर्पिता ने उसके फोन पर क्लिक की थी। वो फोटो मिलते ही उसने तुरंत समर्थ को दिखाई। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्शिता की फोटो समर्थ को दिखाई, समर्थ ने उसका फोन हाथ में लेते हुए कहा, वाह, शी इज सो ब्यूटिफुल, सो गॉर्जियस। अभी यार तेरे तो भाग्य खुल गए। बैठे बिठाए बिना किसी मेहनत के अरेंज मैरिज में तुझे कितनी सुंदर बीवी मिलने वाली है। अभिमन्यु ने समर्थ को घूरते हुए कहा, और हम भी तो उतने ही हैंडसम हैं। समर्थ ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और फोन लौटाते हुए बोला, हाँ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि होने वाली भाभी से कब मिलवा रहे हो? समर्थ का सवाल सुनकर अभिमन्यु ने कहा, अब डायरेक्ट तुम अपनी भाभी से शादी में ही मिलना। उससे पहले तो मैं नहीं मिलवा पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी अभी उससे सिर्फ 2 बार ही मिला हूँ। इसके बाद समर्थ अभिमन्यु के साथ बैठकर बाकी बातें करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली में सुहासिनी जी किसी से फोन पर बात कर रही थीं। फोन पर बात करते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गई। जी ठीक है, हम आ जाएंगे। इतना बोलकर उन्होंने फोन रख दिया और एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाते हुए सोचने लगीं। सुहासिनी जी को इस तरह सोच में डूबा देख इप्शिता के पिता अमरजीत जी अपने कमरे से बाहर आए। वह सुहासिनी जी के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोले, क्या बात है सुहासिनी जी, क्या सोच रही हैं आप इतनी सुबह सुबह? सुहासिनी जी सोच से बाहर आते हुए बोली, कुछ नहीं सोच रहे, हम तो बस सोच रहे हैं कि कल। सुहासिनी जी बोलते बोलते चुप हो गईं। पत्नी के चुप हो जाने पर अमरजीत जी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या बात है सुहासिनी जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? सुहासिनी जी ने कहा, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दरअसल हम रानी सा से बात कर रहे थे।
रानी सा मतलब कुंवर सा की माँ, उन्होंने क्यों फोन किया था? सब ठीक तो है ना? सुहासिनी जी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, सब कुछ ठीक है। उन्होंने हम सबको कल राजमहल बुलाया है। इप्शिता के पिता थोड़े कंफ्यूज होकर बोले, कल? लेकिन क्यों? वो भी इतना अर्जेंट? सुहासिनी जी ने समझाते हुए कहा, दरअसल बात ये है कि रानी सा चाहती हैं कि हम जल्द से जल्द शादी की डेट फिक्स कर लें, और अभी उनकी बेटी अर्पिता जी भी वहीं राजमहल में रुकी हुई है। तो वो चाहती हैं कि शादी की जो भी बातचीत होनी है वो उनकी बेटी और दामाद जी के सामने हो जाए तो अच्छा रहेगा। इप्शिता के पिता ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, अगर रानी सा ऐसा चाहती हैं तो हम ऐसा ही करेंगे। रानी सा की बात भला कौन टालेगा? सुहासिनी जी ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, लेकिन इप्शिता को हम वहाँ कैसे ले जाएंगे? क्या वो वहाँ जाने के लिए तैयार होगी, वो भी शादी से पहले? इप्शिता के पिता थोड़े हैरान होकर बोले, क्या उन्होंने इशू को भी वहाँ बुलाया है? सुहासिनी जी ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी इप्शिता के पिता बोले, इप्शिता को आप ये मत बताइएगा कि उसकी शादी की बात करने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, वरना वो शायद जाने में थोड़ा कतराए। ठीक है, हम नहीं बताएंगे। कुछ देर बाद इप्शिता नंदिनी के साथ अपने कमरे से बाहर निकली और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। इतना बोलकर नंदिनी भी इप्शिता के साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उदय भी तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ चुका था और सब एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सुहासिनी जी ने कहा, इप्शिता बेटा, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना और अच्छे से तैयार हो जाना, कल हमें राजवंशी महल चलना है। इप्शिता ब्रेकफास्ट कर रही थी। ये बात सुनते ही उसके गले में खाना अटक गया और उदय भी हैरानी से अपने माँ बाप की तरफ देखने लगा। इप्शिता के पिता ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, उदय, आपको भी हमारे साथ चलना है, इसलिए आप अपनी कल की सारी मीटिंग्स आज ही कर लीजिएगा, या फिर अगर कोई भी आपकी मीटिंग बचती है तो उसे परसों शिफ्ट कर दीजिएगा। आप भी कल हमारे साथ चलेंगे। नंदिनी वहां बैठी हुई सबकी बात सुन रही थी। उनकी पारिवारिक बातों के बीच वो काफी असहज महसूस कर रही थी। इप्शिता ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मम्मी पापा, क्या हमारा भी वहां जाना जरूरी है? इप्शिता के पिता ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, रानी सा ने बुलाया है तो वहाँ जाना जरूरी ही होगा, और हम कोई बहाना नहीं सुनना चाहते हैं इप्शिता। इप्शिता ने धीरे से सिर झुका लिया और उसकी नज़र नंदिनी पर गई जो चुपचाप बैठी थी। इप्शिता ने कहा, मम्मी पापा, नंदिनी ही हमारे साथ जाएगी। ये सुनकर नंदिनी ने इप्शिता का हाथ दबाया और धीमी आवाज में कहा, ये क्या बोल रही हो इप्शिता, मैं भला वहाँ जाकर क्या करूँगी? इप्शिता ने नंदिनी को घूर कर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने कहा, मम्मी पापा, अगर नंदिनी हमारे साथ जाएगी तो हमें भी थोड़ी संगति मिल जाएगी और हम वहाँ पर बोर नहीं होंगे। ये बात सुनकर इप्शिता के माँ बाप एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने नहीं सोचा था कि इप्शिता अपनी सहेली को भी राजमहल ले जाने की जिद करेगी। क्रमशः क्या इप्शिता पूछेगी अपने माता पिता से कि वे लोग राजमहल क्यों जा रहे हैं? क्या पता चलेगा इप्शिता को कि उसकी शादी की बात के लिए ही सब वहां जा रहे हैं? और क्या नंदिनी उसके साथ जाने को राजी होगी? क्या इप्शिता के माता पिता नंदिनी को अपने साथ ले चलने की अनुमति देंगे? सब आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। तब तक कमेंट जरूर करिए और बताइए कैसा लगा आपको आज का एपिसोड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नंदिनी इप्शिता को चुप रहने को कह रही थी, पर इप्शिता ने उसकी एक बात भी नहीं मानी और अपनी मम्मी पापा की ओर देखते हुए बोली, मम्मी पापा, बोलिए ना, क्या हम नंदिनी को अपने साथ ले जा सकते हैं? इप्शिता की मम्मी कुछ बोलने ही वाली थी कि इप्शिता के पापा बोले, हाँ बिल्कुल, और वैसे भी नंदिनी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो उनका भी हक बनता है कि वे अपनी बेस्ट फ्रेंड का ससुराल देखें। इप्शिता अपने पापा की बात सुनकर खुश होकर बोली, थैंक यू पापा, हमें पता था आप हमें मना नहीं करेंगे। इप्शिता को इतना खुश देखकर उसके पापा मुस्कुराए। तभी इप्शिता की माँ बोली, लेकिन रानी साहबा ने अगर इस बात पर कोई आपत्ति जताई तो? नंदिनी इप्शिता की माँ की बात सुनकर इप्शिता की ओर देखने लगी। उसके लिए वहाँ का माहौल काफी अटपटा हो गया था। इप्शिता की पापा ने सुहासिनी जी की बात सुनकर धीमी आवाज में पूछा, लेकिन रानी साहबा भला आपत्ति क्यों जताएंगी? सुहासिनी जी ने कहा, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपने परिवार को लेकर आइएगा, और नंदिनी इप्शिता की बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारा परिवार नहीं है। उदय चुपचाप वहां बैठा वो सारी बातें सुन रहा था। तभी उसने बीच में बोलते हुए कहा,
तो क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? और वैसे भी ईशू की सबसे करीबी दोस्त है मिस नंदिनी, तो वे भी एक तरह से परिवार की सदस्य ही हुई। जब उदय ने ये बात कही तो नंदिनी उदय की ओर बड़ी हैरानी से देखने लगी और इप्शिता ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, मम्मी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें नहीं लगता अभिमन्यु की माँ को कोई प्रॉब्लम होगी, आप ज्यादा सोच रही हैं। नंदिनी ने इप्शिता को रोकते हुए कहा, आंटी, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी सबसे तो मैं मिल ही चुकी हूँ एंगेजमेंट में, और कल मुझे थोड़ा काम भी है तो मैं वहीं चली जाऊंगी। उदय और इप्शिता नंदिनी की ओर देखने लगे। तभी इप्शिता ने कहा, अगर नंदिनी वहां नहीं जाएगी तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी, आप लोग ही चले जाइएगा। इतना बोलकर इप्शिता खुशी से उठकर जाने लगी। तभी इप्शिता के पापा ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए इप्शिता, इस तरह आपको खाना छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। बैठिए, अपना खाना पूरा करिए, आपकी दोस्त हमारे साथ जरूर जाएगी। अपने पिता की बात सुनकर इप्शिता खुश हो गई और उसने नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलोगी, बस बात खत्म। नंदिनी इप्शिता से और कुछ नहीं बोल पाई और वे सब चुपचाप डिनर करने लगे। अगले दिन सुबह नंदिनी इप्शिता के साथ उसके ससुराल जाने के लिए काफी उत्साहित थी और उसने अपने कपड़े चुन लिए थे। वह इप्शिता के लिए कपड़े ढूंढ रही थी। इप्शिता ने उसे इतना उत्साहित होते देखकर कहा, अरे हम कुछ भी पहन लेंगे, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? नंदिनी ने उसकी अलमारी से लगभग सारे कपड़े बाहर निकालते हुए कहा, पागल हो गई है क्या तू? तू पहली बार अपने ससुराल जा रही है। मैं नहीं चाहती कि तू साधारण लगे, मैं तेरे लिए सबसे अच्छी ड्रेस निकालूंगी। नंदिनी की बात सुनकर इप्शिता ने बिस्तर से उठकर खड़े होते हुए कहा, देख नंदिनी, हम तुझे पहले बता रहे हैं, हम कोई हैवी गाउन नहीं पहनने वाले, कुछ सिंपल ही पहनकर जाएंगे हम। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबा, मुझे पता है तेरी पसंद और तेरी नापसंद और तेरी सहजता को सोचकर ही तो मैं कपड़े चुन रही हूँ, वरना अब तक तो मैं कई सारे कपड़े चुन चुकी थी, लेकिन फिर तेरे नखरों को याद करके उन्हें अलग कर दिया मैंने। हाँ, ये मिल गया तो ये पहनकर चलेगी। इप्शिता ने नंदिनी के हाथ में पकड़े हुए रॉयल ब्लू रंग की एक लॉन्ग लाइन कुर्ती को देखा, जो आगे से खुली हुई थी और बाजू से भी। इप्शिता हैरानी से उस ड्रेस की ओर देख रही थी। तभी नंदिनी ने ब्लू रंग की डेनिम जीन्स निकाली और उसे रखते हुए कहा, और इसे पेयर अप करेगी तू इस डेनिम जीन्स के साथ। ये रंग तुझ पर बहुत सूट करता है और तू आज यही पहनने वाली है। जल्दी से इसे ट्राई कर, मैं तेरा लुक देखूं, फिर उसी हिसाब से मैं तेरा मेकअप करूंगी। इप्शिता ने उस कुर्ती को अपने हाथ में लेते हुए कहा, हमें नहीं लगता नंदिनी, हमें ये पहनकर वहां जाना चाहिए। ये थोड़ा ज्यादा डिजाइनर नहीं हो गया? कुछ सिंपल सा देना मुझे पहनने के लिए। नंदिनी ने उस जीन्स और कुर्ती को उठाकर इप्शिता के हाथ में पकड़ाया और उसे अलमारी के अंदर भेजते हुए कहा, जाओ जाकर बदल कर आओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। नंदिनी बाकी सारे कपड़े वापस अलमारी में रखने लगी और जैसे ही नंदिनी सारा सामान अलमारी में रखकर हटी, उसका फोन बजा और उसने अपने फोन की ओर देखते हुए कहा, हाँ मम्मा, मैं इप्शिता के घर पर ही हूँ, उसके साथ। आपको पता है, इप्शिता की सगाई हो गई है और आज उसकी सास ने उसे ससुराल बुलाया है। हाँ हाँ मॉम, उनके यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वे लोग राजवंशी राज परिवार के हैं, लेकिन काफी आधुनिक सोच के हैं। उन्होंने खुद बुलाया है। हाँ हाँ, मैं भी जा रही हूँ। नंदिनी अपनी माँ से बात ही रही थी कि तभी इप्शिता उस ब्लू कुर्ते को जीन्स के साथ बाहर निकली। इप्शिता के बाल खुले हुए थे। नंदिनी की नजर जैसे ही इप्शिता पर पड़ी, उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। इतना बोलकर उसने कॉल काट दिया और इप्शिता को देखकर मुस्कुराने लगी। इप्शिता उसे इस तरह मुस्कुराते देखकर बोली, अच्छा नहीं लग रहा ना ये मेरे ऊपर, मैं बदल कर आती हूँ। इतना बोलकर इप्शिता वापस जाने ही वाली थी कि नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वाओ, यू आर लुकिंग सो प्रिटी इप्शिता। नंदिनी के मुंह से ये बात सुनकर इप्शिता अपनी कुर्ती की ओर देखने लगी। उसकी ब्लू रंग की कुर्ती जो सामने से खुली हुई थी, उसमें से इप्शिता का पेट साफ नजर आ रहा था और बाजू से उसकी कमर भी दिख रही थी। इप्शिता पर वो काफी अच्छा लग रहा था। उसमें इप्शिता का फिगर पूरी तरह से समझ आ रहा था और वो रॉयल ब्लू रंग इप्शिता के चेहरे को और ज्यादा निखार रहा था। नंदिनी ने इप्शिता का हाथ पकड़ा और उसे आईने के सामने खड़ा करते हुए कहा, देख, तू कितनी प्यारी लग रही है, और अभी मैं इससे मैच करके तेरा मेकअप कर दूंगी ना, तो तेरे ससुराल के तो सभी लोग बस तुझे देखते ही रह जाएंगे। इतना बोलकर नंदिनी इप्शिता का मेकअप करने लगी। तभी सुहासिनी जी कमरे में आईं और उन्होंने नंदिनी और इप्शिता की ओर देखते हुए कहा, लड़कियां, तुम दोनों तैयार हो गई ना?
नंदिनी सुहासिनी जी की ओर देखकर बोली, जी आंटी, बस मैं ईशु का मेकअप कर दूं, फिर हम लोग नीचे आते हैं। सुहासिनी जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वे नंदिनी की ओर देखकर बोली, तुम इन्हीं कपड़ों में चलोगी क्या? नंदिनी ने अपने कपड़ों की ओर देखते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं बदलूंगी। सुहासिनी जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वे कुछ सोचकर जाने ही वाली थीं कि तभी उन्होंने नंदिनी की ओर देखते हुए कहा, तुम इप्शिता से कोई अच्छी सी ड्रेस ले लेना और वह पहनकर चलना। इप्शिता ने जैसे ही अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनी, वो अपनी माँ की ओर देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सुहासिनी जी ने इप्शिता की बात बीच में ही रोकते हुए कहा, क्योंकि वह तुम्हारा ससुराल है और हम चाहते हैं कि। इससे पहले सुहासिनी जी अपनी बात पूरी कर पाती, नंदिनी ने कहा, जी आंटी, मैं आपकी बात समझ गई, मैं ईशु की ही कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर पहन लूंगी। इप्शिता नंदिनी को घूरते हुए देखने लगी और वह अपनी माँ के सामने आकर खड़ी हुई बोली, माँ, आप इस तरह नंदिनी की बेइज्जती नहीं कर सकती। आपका क्या कहने का मतलब है कि वह हमारी ड्रेस लेकर पहने? उसके पास हमसे भी ज्यादा अच्छी अच्छी और ब्रांडेड ड्रेसेस हैं। क्रमशः